खुरम भाई, ये जो हालात बने हुए हैं ना, लोगों ने थंबनेल के ऊपर जो है ना ऐसा इंतशार और अनारकी फैलाई है ना कि मैं पढ़ के खुद डर गया था कि पता नहीं लाहौर के अंदर जो है ना क्या होने लगा। आप ये बताएं कि आप किस नज़र से देख रहे हैं कि ये जो थंबनेल के ऊपर जो लोग अनारकी और इंतशार फैला रहे हैं, क्या इस तरह के हालात बनने वाले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद भाई, पहली बात है कि जो इंतशारी बातें की जा रही हैं और नेगेटिव ख़बरों को फैलाया जा रहा है, ऐसी बात कोई नहीं है। एक मैं ख़ुद ये देख रहा हूँ कि कहा जा रहा है जी लाहौर में गैंग वार शुरू होने लगी है, गैंग वार सर उठाने लगी है, एक खौफ व हरास की कैफियत पैदा की जा रही है। ये सरासर झूठ है। अब हालात ऐसे नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है कि अब गैंग वार सर उठा सके। उसकी वजह ये है कि अब माजी की पुलिस में और आज की पुलिस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब जो लोग काफ़ी कम्पिटेंट अफसर जो हैं महकमे में बैठे हुए हैं, वो आपका क्या ख्याल है ऐसा होने देंगे? अभी आप कुछ अर्सा पहले चले जाएं, कितने शूटर्स को पुलिस मुकाबलों में पार किया गया, और वो जेन्युइन शूटर्स थे जिन्होंने बेशुमार लोगों की जानें ली हुई थी सिर्फ चंद रुपयों के एवज़। उनको यूज़ करते थे, हैंडलर्स जो थे उनको यूज़ करते थे अपने मुफादात के लिए, उनसे बंदे मरवाते थे। कहाँ हैं शूटर वो? अब आपको शूटर्स मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन उन सब के सर इस वक्त कुचले हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो है ना इतला मिली है, जो मैं और आप डिस्कस कर रहे थे, कि अरफान काना नामी जो है ना एक शूटर रावी रोड के इलाके से उठा लिया गया है। ये दो जो इसके पीछे हैंडलर बताए जा रहे हैं, उनमें मुदा और उसका भाई को सलामा, इस तरह के उनके नाम हैं। तो वो पुलिस अफसरान जो है ना जिन्होंने रेड करके इसको पकड़ा है ना, बकौल उनके रेडिंग पार्टी में जो कांस्टेबल से लेकर जो है ना अफसरान शामिल थे ना, उनमें से किसी ने बताया है कि वो बाकायदा जो है ना अपने मालिकों के लिए जो है ना बंदों को मारता था। अब ये जो ना मैंने 2-3 दिन पहले खुरम भाई प्रोग्राम में मैंने लोगों को ना एडवांस बताया, आपको पता है कि मैंने ये कहा था कि बदमाशों की जो है ना हाजिरियाँ लगवाएं। डोगर साहब को मैंने मशवरा दिया था और मैंने कहा था कि आप लोगों के घरों में रेड करते हैं, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हैं, और ये ट्रेस पासिंग के ज़िम्मे में आता है, लेकिन पुलिस को ला कानूनियत थी, लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ कर अंदर घुस जाते थे। तो मैंने उनको मशवरा दिया था कि सर जी आप इन लोगों को मकाम इबरत बनाने के लिए जो है थानों में बुलाएं और इनसे हाजिरियाँ जो है लगवाएँ, ताकि इनको ये एहसास हो कि हम जो है ना कैद हैं, हम लाहौर शहर से बाहर। इसको कहते हैं तनी पार कर देना, यानी किसी बंदे को कि वो या वो इलाका छोड़ दे, अगर वो इलाका नहीं छोड़ता तो इलाके के अंदर वो जो है ना बंदा आगे हाज़िरी लगवाए, ताकि उसका रिकॉर्ड, उसका चेक एंड बैलेंस हो सके कि ये बंदा अगर जराइम करता है तो ये थाने नहीं आएगा। तो वो हाज़िरी लगवाने का मकसद, तो हाज़िरियाँ लगनी शुरू हो गई। उसके बाद मैंने कहा था कि पुलिस मुकाबले जो है ना रोज़ होने लगे हैं, तो वो आपने देखा हुए। अभी जो है ना ये शूटर का लफ्ज़ जो है ना इस तरह, यानी एक खौफ जो है ना लोगों के दिल में मुबतला हो गया है। ऊपर से ये बलाज वाला वाक़या खुरम भाई ने रिपोर्ट किया है, इन्होंने जो खबर, जो बातें आपसे शेयर की हैं, वो बिल्कुल जो है ना तजर्बे के मुताबिक नहीं सारी ना, बड़ा डिफरेंट और बड़ी दबंग किस्म की इन्होंने बातें की हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आप जिक्र कर रहे हैं बदमाशों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन से, एक चीज़ जो देखने में आई है, यहाँ पे मैं ये बात ओपन नहीं करूँगा, इसमें पुलिस का बहुत कसूर है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? पुलिस जराइम पेशा अफराद को और दुश्मनदार घरानों को ना एक ही कैटेगरी में ले आती है। अमूमी तौर पे देखा होगा आपने भी कि जो दुश्मनदार घराने हैं वो किसी जराइम में मुलव्वस नहीं होते, वो अपनी दुश्मनियाँ लेके चल रहे होते हैं। फिर जो लिस्टें तैयार होती हैं स्पेशल ब्रांच की तरफ से, उसमें ऐसे लोगों का नाम डाल दिया जाता है और ऐसे इंकशाफात भी हुए हैं कि जो इस दुनिया से ही जा चुके हुए हैं, या वो जराइम को एक अरसे से खैर आबाद करके सुकून से अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं, उनके पुराने मुकदमात खोल के उसकी बुनियाद पे उन्हें फिर लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। और फिर उनके घरों पे ना सिर्फ छापे मारे जाते हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दस भी पमाल किया जाता है। ये चीज़ गलत है। हाँ, आप पकड़ें, आप जो जेन्युइन लोग हैं, जो जराइम पेशा हैं, उनको पकड़ें, आप मुंशियात फरोशों को पकड़ें, आप जुआ कराने वालों को पकड़ें, आप फांसी के अड्डे चलाने वालों को पकड़ें। उसकी बजाय वो उन लोगों की तरफ भी जाना शुरू कर जाते हैं जो तौबा तायब कर बैठे हुए हैं। एक चीज़ है। दूसरी चीज़, जिस वक्त आपको याद होगा कि लाहौर में ये फर्स्ट टाइम ऐसा ग्रैंड ऑपरेशन साबका CCPO गुलाम महमूद डोगर के दौर में शुरू हुआ था, जिसमें गोगी भट्ट को गिरफ़्तार किया गया था। वो भी एक बड़ा कामयाब छापा हुआ, उन्हें गिरफ़्तार किया गया। ये एक अलार्मिंग सूरत हाल थी उन सब छोटे ग्रुपों के लिए, उन सब अंडरवर्ल्ड का हिस्सा रहने वाले लोगों के लिए, कि जब एक बड़ी शख्सियत पे हाथ डाल दिया गया तो छोटे किस बात की मूली हैं। और उस वक़्त से ये चीज़ देखने में भी आई कि काफ़ी सारे लोग अंडरग्राउंड हो गए थे। उसके बाद एक बड़ा वाक़या चंद माह पहले भी हुआ, साबिक़ पुलिस इंस्पेक्टर आबद बाक्सर को गिरफ़्तार किया।
इन दो वाक़यात ने एक दफ़ा दरो दीवार हिला दी हैं उन लोगों के कि जो ये सोच के बैठे हुए थे कि पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती। देखें, अगर पुलिस अपनी लॉयल्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ ऑपरेशन शुरू कर दे जेन्युइन लोगों के खिलाफ, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई सर उठाएगा यहाँ पे। अभी भी, आज भी जो लाहौर की सूरत हाल है, बेशक एक बड़ा वाक़या हो गया, एक पुरानी दुश्मनी का शाखसाना था, बड़ा वाक़या हो गया, लेकिन अब वो सूरत हाल लाहौर में नहीं। जब से CIA पुलिस ने शूटर्स के ख़िलाफ़ एक ग्रैंड ऑपरेशन ना सिर्फ शुरू किया, बल्कि उन्हें कामयाबियाँ ये मिली कि जेन्युइन जो शूटर थे वो गिरफ़्तार हुए और उन्हें पुलिस मुकाबले में पार किया गया। वो शूटर के लिए एक अलार्मिंग सूरत हाल थी। इसलिए ये कहना कि अब गैंग वार शुरू हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो, ये सब जो है ना, ये एक इंतशारी बातें हैं, एक हाइप क्रिएट की जा रही है सोशल मीडिया के ज़रिए और लोगों में खौफ हरास की सूरत हाल पैदा की जा रही। गैंग वार तो तब नहीं शुरू हुई कि जब लाज टीपू अभी कत्ल नहीं था हुआ। टीपू ट्रका वाला जब कत्ल हुआ था उसके बाद तो गैंग वार नहीं शुरू हुई थी। वो दौर और था जब लाहौर में टॉप 10 बहुत मुतहर्रिक था। उस टॉप 10 का अंजाम क्या हुआ था? एंड रिज़ल्ट पुलिस मुकाबले थे। कौन सा ऐसा टॉप 10 था जो पुलिस मुकाबले की नज़र नहीं हुआ? उस टॉप 10 से ज़्यादा ख़तरनाक लोग क्या आज मौजूद हैं? नेवर नेवर। खुरम भाई में तो जब वो टॉप 10 नहीं बचा था तो ये तो अभी तो इतने जोगे नहीं। खुरम भाई, आप ये देखें कि ये जिस वक्त इन्होंने उसको पकड़ा है ना, उस लड़के को, एहसन शाह को, बालाज वाले केस में, उस लड़के के बाद यानी कि ना उस लड़के के बारे में ना मुझे एक बड़ी, मेरे पास ऑथेंटिक जो है ना एक बात मौजूद है। मैंने अफसरान को आगाह किया है अपने तौर पर। मैंने कहा है कि जी ये लड़का 60 लाख रुपए जो है ना 15 जनवरी को अपनी बीवी अरशा उसका नाम है जिसके साथ शादी किया है, और उस शादी पे बालाज टीपू भी जो है ना वो गया हुआ था। तस्वीर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बालाज टीपू जो है ना ये लेफ़्ट साइड पर जो बैठा हुआ है, निशान ऊपर लगा हुआ है, ये बालाज है। और ये साथ जो लड़का है ना एहसन शाह, इसकी शादी है जो कि 5 जनवरी को ही, 15 जनवरी को ये बंदा जो है ना जाकर अपनी बीवी को 60 लाख रुपए दे रहा है। और मेरे पास जो है ना, यानी कि मेरे ज़राए जो इतने मजबूत होते हैं, आपको पता, गलत बात वो नहीं करते। अब वो 60 लाख रुपए बीवी को देता है और कहता है इसे अकाउंट में संभाल के रखना। दूसरी बात, इस कत्ल के अंदर ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी अजीबोगरीब हुई हैं। खुरम भाई, आपने वो देखा है कि वो दीवार के ऊपर 3 तस्वीर लगी हुई हैं। 3 तस्वीरें जो है ना, दादा, बेटा और उसका बेटा, यानी बिल्ला उसका बाप और टीपू ट्रका वाला। चौथा जो खाना है ना उस दीवार के ऊपर बराबर का, वो खाली से छोड़ा हुआ है। शायद उसको जो है ना अंदाज़ा हो चुका हुआ था कि यहाँ पर मेरी तस्वीर लगनी है। दूसरा, इसमें खुरम भाई कितना ज़बरदस्त इत्तेफाक कह लें आप, बाप के कत्ल में भी एहसन शाह नामी बंदा जो है नामजद मुल्ज़म है, और बेटे के कत्ल में भी एहसन शाह जो है ना वो शामिल हो गया। तीसरी इसमें जो एक बिल्कुल एक मसावी बात है वो ये है कि ये सारे अफराद जो है ना अपने ही गनमैनों या अपने टुकड़ों पर, जो लोग इनके टुकड़ों में पलते थे ना, उनके हाथों ये कत्ल हुए हैं। तो ये ख़ानदान जो है ना, मैंने कई प्रोग्राम में आप लोगों को बताया है कि कुदरत का कानून है। मैं इस चीज़ के बारे में कहते हुए ना बिल्कुल कतई तौर पे मैं नहीं झिझकूंगा। कोई ना कोई तो इनके बड़ों से ऐसी गलती हुई होगी, या कोई ऐसा माल या रिज़्क, जिस तरह लोग ये कहते हैं वो ब्लैक करते थे, हालांकि वो स्मगलिंग हीरोइन वगैरह की नहीं करते थे, वो लाचियाँ या इस तरह के जो प्रोडक्ट जो खाने पीने वाली आइटम है उसकी करते थे। तो खुरम भाई, आप ये देखें, ये सारा ख़ानदान आपकी नज़र में जो है, आप मुझे जेन्युइनली बताएं, आप इस केस को किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, भी आपने जिक्र किया उसका एहसन शाह का, वो ठीक आपकी बात है कि जो एयरपोर्ट वाला वाक़या था उसमें भी एक एहसन शाह नामी नौजवान था, वो भी इसमें मुलविस था, उसका मुकदमा भी दर्ज हुआ था। और अब जो ये बलाज वाला मामला हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा कसूरवार जो समझता हूँ, बलाज का असल कातिल ही एहसन शाह है। भाई दुश्मन ने तो उसको मारना ही था, या दुश्मन उसका बुरा सोचता ही था, तो दोस्त होके तो ना सोचता। दूसरी बात, अभी आपने उसकी शादी वगैरह का जिक्र किया, खैर ये एक निजी मामला आता है, हमें ब्लो द बेल्ट जाके हमें इन चीज़ों का डिस्कस नहीं करना चाहिए। भाई एक और चीज़ आप एक चीज़ जो है ना कि एहसन शाह को, वो आपकी बात ठीक है, ये उम्रा भी जो करने गया है ये उन्हीं पैसों में से गया, उन्हीं पैसों में से। और एहसन शाह ने बलाज की ज़िंदगी में जितनी दिहाड़ियाँ लगाई हैं, मैं तो खुलेआम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि उसके नाम पे जो दिहाड़ियाँ लगा रहा था, लोगों को डराता था, धमकाता था, और बड़ा बदतमीज़ाना फ़ोन करता था, अड्डे ते आओ, बलाज तानू बुला रहे, नाम बलाज का इस्तेमाल करता था। बलाज को कई मामला का पता भी नहीं होता था। ऐसे कुछ चंद एक वाक़यात मैंने अपने पहले प्रोग्रामों में भी जिक्र किया उन चीज़ का, कि जो मेरे सामने भी आए कि बलाज को उन मामला का पता नहीं था, तो एहसन शाह लोगों को डरा धमका रहा था। इसमें शायद भाई जो भी मामला अब तक चल रहे हैं, जिस तरह के भी चल रहे हैं, कोई भी मामला होता है, मर्डर केस, उनको आप टेस्ट केस के भी तौर पे देखें, माजी के वाक़यात में भी देखें,
हर केस में घर का बेती लाजमी शामिल होता है, और कोई इतना क्लोज बेती लंका ढा देगा, इस चीज़ का तो कोई सोच भी नहीं सकता था। खुसूसन एहसन शाह के बारे में तो किसी का ख्याल नहीं जा रहा था, लेकिन आप उसकी मकारी चेक करें, अंदाजे उस वक़्त भी होने शुरू हो गए थे डाउटफुल, ये थे कि वो जो इंटरव्यूज़ दे रहा है उसका आप कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें, उसके चेहरे पे उसकी फीलिंग्स, उसके एक्सप्रेशंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो कहीं भी एक दुख का इज़हार उसके बॉडीज लैंग्वेज से, उसके फेस एक्सप्रेशन से नज़र ही नहीं था आ रहा। वो इतना मकार शख्स निकला कि उसने ये भी ना सोचा कि खाना काबा में बैठ के या मदीना मुनव्वरा में बैठ के, जहाँ तमाम मुसलमान अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआएं मांगते हैं, अपनी आखिरत को संवारने के लिए दुआएं मांगते हैं, वो वहाँ पे बैठा कितना मकरो फेल कर रहा था। उसको तो अल्लाह की मार पड़ी है जो इतनी जल्दी वो एक्सपोज हो गया कि वहाँ बैठ के वो एक इंसानी जान लेने के लिए उसका हिस्सा बना हुआ था। खुर्रम भाई, ये जो वाक़या हुआ है इसमें आपने एक वीडियो देखी होगी, और जिसमें वो फायर होते हैं बंदों के पीछे ना, वो यानी बलाज के ऊपर बताया गया कि इस वीडियो में फायर हुए हैं। उसमें मैंने उसको स्लो मोशन करके देखा, मैंने देखा किसी शख्स ने जब पीछे घूम के नहीं देखा। मुझे ये लगता है कि इसके साथ जो था ना, ये जो शूटर था, मेरा तो तजर्बा जो है ना वो यही कहता है कि हैंडलर उसके साथ है जो उसको हैंडल कर रहे थे, और उन्होंने जब देख लिया ना कि इसने जो है ब्रेस्ट जो है दाग दिया है, अब इसका पिस्टल खाली हो गया हुआ है, एक मैगजीन खाली था और दूसरा जो है जिंदा गोलियां उसके अंदर थी। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है जो पीछे मास्टरमाइंड बैठे हुए हैं ना, उन्होंने उसको पिस्टल जो दिया हो ना, ब्रेस्टेड पिस्टल के अंदर जो है ना 15 से कम गोली होना तो वो मशकूक है, क्योंकि फिर ब्रेस्टेड रखने का फ़ायदा क्या है। तो ये वाहद पिस्टल मैंने देखा है जिसके अंदर ये बताते हैं कि वहाँ पर जो है ना शाहिद वो जो 7 गोलियाँ मिली हैं, ये उस बंदे को कहा यानी किसी ने कहा होगा कि भाई तुमने एक फायर मारना है, दिमाग पे गोली मारनी है और उसके बाद तुमने भाग जाना है, ओए भोले तुझे ना तो कटना है। वो इस चीज़ का एज लेकर ना कि यार मेरे साथ 5 बंदे और हैं, तो उसने वो फायर मारा अपनी तरफ से उसके सर पे, वो ब्रेस्ट चल गया, मैगजीन खाली हो गया, लोगों में भाग दौड़ जो है वो शुरू हो गई, और इतनी देर में वो जो बंदे पीछे थे ना उन्होंने उसके दिमाग में गोली मार दी। अब कोई कह रहा है बलाज के गनमैन ने मार दिया, कोई कहता है ये ऐसे होगा, कोई कहता है वैसे हो गया। मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर फायर मेरे पीछे यहाँ पे होगा ना, मैं जितना मर्जी बहादुर हूँ, मुझे कान बता देंगे ये फायर तुम्हारे 2 फुट के फासले पे है, तो मैं जो भाग जाऊँगा सीधा ही भागूंगा। शायद मैं 10 कदम पे जाकर सोचूंगा मैं भागा क्यों, लेकिन जब कान के अंदर यकदम ब्रेस्ट की आवाज़ आएगी, तर करके आपको आवाज़ आती है, तो वो 10 फुट या 8 फुट का फासला था पीछे, तो मेरा नहीं ख्याल किसी ने देखा होगा ये फायर जो है अगला किसने किया है। लोग भागते हैं एक दफ़ा क्योंकि आवाज़ नज़दीक से होती है ना, ये प्रैक्टिकली आप करके देख लें। दूर से आए तो बंदा घूम के देख सकता है, शायद भागने में भी 1 सेकंड ले, लेकिन इतनी तेज़ आवाज़ के बाद तो बंदा सीधा भागेगा। अब वहाँ पर जो है ना वो पूरा प्री प्लान था। मेरा जो तजर्बा खुर्रम भाई है, पता नहीं इसमें है कि नहीं है, चूँकि क्राइम जो है ना मेरा फेवरेट जो है ना मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि वो बंदे और थे, अब काफ़ी बंदे पकड़े गए हैं। आपके पास मुसद्दका इतलात क्या है अभी तक? देखें, एक तो ये अंडरस्टूड बात है, जब कहीं भी हजूम होगा, ये बलाज का वाक़या नहीं, आप कोई वाक़या देख लें, हजूम में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, किसी अब हजूम में हवाई फायरिंग ही करते हैं, अक्सर शादियों में देखा है, भाग दौड़ तो लोग एकदम ना भगदड़ मच जाती है। अच्छा, अब वो चूँकि वहाँ पे सिर्फ यही नहीं था कि बलाज था या उसके गनमैन थे, वहाँ पे एक लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद थी, और जिस वक्त फायरिंग हुई है तो वहाँ पे खौफ व हरास और भगदड़ की सूरत हाल पड़ गई, लोगों की भागदौड़ शुरू हो गई थी वहाँ पे, और इसी चीज़ का फ़ायदा कातलों ने उठाया। वो आपकी बात ठीक है कि ये एक अकेले बंदे का काम नहीं था, 60 साल का बैकअप होता है, और ये ऑलवेज ऐसा होता है कि जो भी वाक़यात होते हैं जिसमें किसी को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जाता है, अकेला शूटर नहीं होता, उसके बैक एंड पे भी लोग होते हैं और उस चीज़ को सारे मॉनिटर कर रहे होते हैं। ये एक पूरी मनसूबाबंदी होती है, और विदाउट प्लानिंग कोई भी आप ऐसा एक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ये छोटा टारगेट नहीं था। और ये भी हो सकता है कि उस शूटर को भी ये यकीन होगा कि मैं मौके पे पकड़ा जाऊंगा, जिस तरह माजी में हुआ, टीपू ट्रकां वाला कत्ल हुआ, एक जो लड़का था वो मौके पे खुर्रम इजाज़ पकड़ा गया था, इसके हवाले से भी ये होना है, उसे पता होगा मैं मारूंगा, मुझे ज़्यादा पकड़ के पुलिस के हवाले करेंगे, और जैसे पहले मामला चलते रहे हैं, पुलिस से हम लोग कोई रिलीफ ले लेंगे, या सज़ा भी अगर ज़्यादा क्या होगा सज़ा होगी उसको हम निपटते रहेंगे, उसके जहन में शायद ये बात नहीं होनी। और ये भी पॉसिबल है क्योंकि FIR के मुताबिक कि शूटर अपने साथियों के फायरिंग से मारा गया, वो तो ज़ाहिर है कि FIR का मजमून है, इसमें कोई शक नहीं कि हो सकता है उसके वाकई साथी वहाँ मौजूद हो जिन्होंने मुद्दा ही ख़त्म करने के लिए उसको ख़त्म कर दिया हो। खैर ये चीज़ें
वो इन चीज़ों का फ़ैसला तो आप और हम नहीं कर सकते, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी। और ये जो भी आपने दिमाग पे फायर लगने वाली बात की है, अगर आप उस वक्त जो बलाज की बॉडी की तस्वीर आई थी ना, उसमें कोई ऐसे शवाहद नज़र नहीं आ रहे कि उसके दिमाग में गोली लगी हुई है। वो निशान यहाँ पे उसके आ रहे हैं गोलियों के, और उसका जो फेस है आप नहीं 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 नहीं, उसका मैंने सर कहा है, मैंने ये कहा नज़र आ रहा है। मैंने ये कहा कि उसको गोली, उसको कहा गया होगा सर में गोली मारना, उसने ब्रेस्ट मारा कि कहीं ना कहीं तो लगेगी, वो मैगजीन खाली हो गया। अब आप ये देखें खुरम भाई, इस केस के अंदर जो है ना, यानी कि एक चीज़ जो है ना बड़ी मैंने देखा, बड़ी अजीबोगरीब है। इस लड़के का प्लान पता क्या था? जो चीज़ जो है पुलिस वालों को इसने जो बयान दिया है, इब्तदाई स्टेटमेंट का या दौरान तफ्तीश जो बयान दिया है, वो ये कहता है कि मेरा ये प्लान था कि ये दोनों भाई जो है ना, मसहब और ये जो बलाज है ना, मैं इन दोनों का मैंने जो है ना थड़ा दिया हुआ था, इनकी रैकी की हुई थी, फील्डिंग लगाई हुई थी, एक बच गया और दूसरा काबू आ गया। इसका ये प्लान था, दोनों भाई अगर ना दुनिया से कूच कर जाते हैं ना, तो इनकी वालदा ने इसको बेटा बनाया हुआ था, तो वो शायद अड्डे पर जो है इनकी सीट जो अबाउज दाद से चली आ रही थी ना, उसके ऊपर एहसन शाह को बिठा देंगी। अब आप ये देखें, प्लान की हद तक तो जो है ना, एक बंदा प्लान बनाता है और एक अल्लाह प्लान बनाता है। ये वहाँ पे ये बड़ी अथेटिक चीज़ आपको बताने लगूँ। बलाज की वफ़ात के बाद एहसन शाह ने एक दो लोगों के साथ जिक्र किया इस बात का, उनका मैं नाम नहीं मेंशन करूँगा, और उन्हें इस बात का कहा कि देखें अब सारे मामलात को आपने और मैंने ही लेके चलना है। उसकी वजह ये है कि बलाज या आप पे एतमाद करता था या मेरे पे एतमाद करता था, तो अब उसने हमें ही बड़ा भाई बनाया हुआ था, तो अब ये सारे मामलात को, अब ये दुश्मनी को भी आपने और मैंने ही लेके चलना है। उसके बाद क्या होता है, एक दिन वो ये जाता है वहाँ पे बलाज अमीर मौसिफ से, उसके छोटे भाई से मिलने के लिए, जो अगला टारगेट था उसका, तो वो वाकई ये चाह रहा था कि मौसिफ भी चला जाए, बलाज भी चला जाए, तो पीछे बचना किसने है? अकेला जो अमीर फतेह है, वो अकेला किस तरह लेके चलेगा मामलात को? वो गया तो वहाँ पे इसकी तलाशी हुई, वहाँ पे जो अड्डे पे जो मौजूद उनके गार्ड्स थे, उन्होंने अंदर जाने के लिए इसकी तलाशी ली। इसने इस चीज़ को बड़ा बुरा मनाया। उसके बाद ये ऊपर जाता है तो अमीर मौसिफ उस वक्त सोया होता है। ज़रा इस बात को जो बताते हैं कि वो सोया हुआ था, वो इसको मिला ना, ये कुछ देर वहाँ पे बैठा है तो वापस आ गया है। वापस आने के बाद अपने और बलाज के जो मुश्तरका दोस्त थे, उनको टेलीफोन पे रब्ता करके कहता है, लो जी हाजी हूँ चला गया है, तो उहदे भरा पता नहीं अपने आप ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ हाजी की ज़िंदगी 'ਚ तो साड़ी इज्जत बड़ी सी, तो उहदे भरा तो सानू किसी खाते 'ਚ नहीं लिखते पे। इन्हें बड़ा बुरा फील किया इस बात को। कहने वाले कहते हैं कि जब अमीर मौसिफ सो के उठा है, उसको इस वाक़े का पता लगा कि भी एहसन शाह आया है और मैं नहीं मिला, तो वो गलत फहमी का शिकार हुआ। उसने अपने किसी कज़न को उसके पास भेजा है, उसकी गलत फहमी दूर की है। यानी कि यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि तब तक उनको नहीं पता था कि ये मकार शख्स यही असल कातिल है, यही हमारा असल दुश्मन है जिसने हमारी पीठ पे छुरा घोंपा है। वो फिर इसको जाके वजाहतें दे रहे हैं कि नहीं आपको गलत फहमी हुई है, अमीर मौसिफ वाकई सोया हुआ था, ऐसी बात कोई नहीं, आपकी आज भी इतनी ही इज्जत है। ये तो आप वाली बात बिल्कुल ठीक है, ये अकेला 5 करोड़ नहीं देख रहा था, ठीक है। अच्छा, ये अगले टारगेट्स भी सोच के बैठा हुआ था कि ये मेरा एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, मेरे लिए रास्ते खुल जाएंगे, ये फैमिली मेरे पे डिपेंड करेगी क्योंकि मैं क्लोज़ हूँ। मैं वहाँ पे इसकी रहाइश का भी जो फासला अड्डे शालिम अड्डे से रावी रोड से वो कुछ ज़्यादा दूर तो नहीं था। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ लोगों को शालम अड्डे पे नहीं बुलाता था, ये अभी रावी रोड में भी इसने एक जगह बनाई हुई थी, ये वहाँ भी बुलाता होता था, वहाँ पे टांग अड़ाता था, लोगों को डराता था, धमकाता था। और सोशल मीडिया पे बलाज को पॉपुलर करने में इसका बड़ा हैंड था, वीडियोज़ ये बनाता था। इसके आज भी आप सोशल मीडिया के सारे अकाउंट चेक करें, हर आपको वीडियो में ये बलाज के साथ नज़र आएगा। और ये क्यों करता था? सिर्फ बलाज को बेचता था, उसके साथ जाता था, अपनी वीडियोस बनाता था, लोगों को दिखाता था कि वो मेरे साथ कितना अटैच है। इसके सोशल मीडिया पे आपको बलाज के साथ की बैरून ममालिक की भी तस्वीर मिलेंगी, अंदरून ममालिक की भी मिलेंगी, या किसी इवेंट पे होते थे उसकी भी तस्वीर और वीडियोस मिलेंगी। ये सिर्फ उसको बेच रहा था, जिस चीज़ की शायद समझ बलाज को भी ना आई हो। खुरम भाई, इन्होंने ना जो यानी ये जो एहसन शाह है, इसने एक नेटवर्क बना रखा था दुबई के अंदर जो है ना, इसके राब्ते जो है वो स्क्रीन पे आए हैं, मंजरेआम पे आए हैं कि ये जो है ना क्लबों के साथ इसका बड़ा कोई गिव एंड टेक था, ये जो भी सिलसिला था, तो उसमें जो है ना यानी कि ये बलाज को जो है ना यानी बुरी सोहबत की तरफ जो है ना लगा रहा था, जिसकी वजह से ना बलाज को साथ जो उसके दोस्त थे ना, उन्होंने उसको मुतनफ़र करना शुरू कर दिया हुआ था। और मैंने देखा है ऐसे दोस्तों में जब भी कभी ऐसा चपलिश चलती है या वो कत्ल गारत तक जाती है ना, तो कहीं ना कहीं जो है ना वो लड़ाई झगड़े वाला जो है ना वो मामला बना होता है।
तो वो बलाज जो था ना इससे चालू हुआ था, यानी कि वो इसको पसंद नहीं कर रहा था, इसको डिसलाइक उसने किया हुआ था, और ये उसको कंफर्म शाहिद करने भाई के लिए। यहाँ पे सॉरी आपको मैं टोक रहा हूँ, मैं आपको एक बात बताऊँ। जिस टाइम टीपू ट्रकांवाला का कत्ल होता है, तो जो टीपू मरहूम के जो पुराने दोस्त है बाप, जो उसके साथ थे, उसके बाजू थे, उसके कारोबारी मामलात में भी उसके साथ होते थे, उन लोगों ने जब बलाज आता है, बलाज ये सीट संभालता है, तो बलाज के साथ चलना है, उसको सिखाना शुरू किया, क्योंकि बलाज को तो इन चीज़ों का पता नहीं था। टीपू ने तो बच्चों को इन सारे मामला से दूर रखा हुआ था, ना सिर्फ दुश्मनियों से दूर रखा हुआ था बल्कि कारोबारी मामला से भी दूर रखा हुआ था, और उनको इसलिए बैरून मुल्क रखा हुआ था कि वो वहाँ तालीम हासिल करें, इसी से दूर रहें। मेरे बच्चे किसी दुश्मनी का शिकार ना हो। अब होता यूँ है कि कुछ अर्सा बाद ही जब बलाज की एक्टिविटीज़ शुरू होती हैं, या चंद सालों में आप कह लें, वो फिंगर टिप्स पे ऐसे कई नाम हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता करके बलाज से दूर होते गए, एक एक करके छोड़ते गए। अब उसकी रीज़न क्या निकली कि वो लोग कहते हैं कि जनाब जो इसके साथ इसके हम एज ग्रुप के लोग शामिल हो गए हैं, वो इसको अजीब किस्म की ना सोसाइटी में लेके जा रहे हैं। सोसाइटी के अलावा उसको भड़काते ही रहते हैं, और बला जो है उनकी बातों को ज़्यादा अहमियत देता है। हम पुराने लोग हैं, हम अब उम्र रसीदा भी हो गए हुए हैं, उसका बाप हमसे मशवरे भी करता था, हमारी बातें भी मानता था। बलाज हमसे ज़्यादा उन लड़कों की सुनता है जो ओछे लड़के हैं, जो इंतशारी लड़के हैं, तो लिहाजा हमने तो अपनी इज़्ज़त बचाई है, हम साइड पे हो गए हैं। अब वो इंतशारियों में कौन था? उनमें सबसे बड़ा मेन करैक्टर ये एहसन शाह था। इसने आहिस्ता आहिस्ता उन तमाम पुराने लोगों को कि जो टीपू मरहूम के साथ भी हुआ करते थे, उन सब से बलाज को दूर कर दिया हुआ था। उनमें से एक बड़ी तादाद बलाज के से पीछे हट गई हुई थी, तो उसमें मेन रोल भी इस बंदे का था, क्योंकि ये अटैच था, वो ये चाह रहा था कि बलाज को हम कैप्चर करके रखें, और लालची भी था, बलाज के नाम को भी इस्तेमाल कर रहा था, बलाज इसके सारे अखराजात भी उठाता था, दोस्ताना में उठाता था। तो वो उन लोगों को बैकफुट पे ले गए, न्यू जनरेशन के लिए आगे आ गई, जो बलाज को कब्र तक पहुँचा गई। खुरम भाई, ये जो FIR है, मेरे तो जो है ना नॉलेज के मुताबिक, ये जिस बंदे ने भी कटवाई है ना, ये इनका कोई रिश्तेदार या अजीज जो भी होगा, उस बंदे को कुछ पता नहीं था। उसने अपनी तरफ से बड़ा जो है ना ईमान लिख के लफ्ज़ जो है ना बड़ा उसे 30 मार खां वाला काम किया। मेरी नज़र में FIR बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? FIR जो है वो किसी अजीज़ ने नहीं, बलाज का सका भाई इसमें मुद्दई है, अमीर मोहसिन। थाने तो वो नहीं गया होगा खुरम भाई, मैं तो नहीं मानूंगा कि वो जाकर थाने, वो थाने गया या नहीं गया, दरखास्त उसकी तरफ से हुई है। शायद भाई जब भी कोई वाक़या ऐसा इंसिडेंट होता है, किसी का कोई कत्ल होता है, उस वक़्त बंदे की वैसी सुध-बुध मरी पड़ी होती है, एक सदमे की कैफियत होती है, उसको FIR से ज़्यादा घर में पड़ी जो लाश होती है उसका सदमा ज़्यादा होता है, और बंदा वैसे बुखलाहट का शिकार होता है उस वक़्त शायद अक्सर केसों में देखा गया, अक्सर नहीं बल्कि बेशुमार केसों में देखा गया है कि कमज़ोर FIR की वजह से मुल्ज़मान को हमेशा जो है रिलीफ मिल जाता है। उसकी वजह ये होती है कि एक ख़ानदान ऑलरेडी एक सदमे का शिकार है, और वो उन चीज़ों को, वो कानूनी पहलुओं को उस वक़्त नहीं देख रहा था। कानूनी पहलुओं का एहसास तब होता है कि जब मुकदमा की तफ्तीश होने के बाद, पहली तो बात है बेशतर मुकदमात में पुलिस नाक़िस तफ्तीश करती है, जिसकी वजह से कोई भी मुलज़म हो उसको रिलीफ मिलता है। अच्छा, अगर पुलिस अपनी तफ्तीश में किसी को गुनहगार ठहरा भी देती है तो अदालतों में रिलीफ भी मिल जाता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं FIR में कमज़ोरी होती है, या तफ्तीश में कोई ना कोई ऐसा कमज़ोर पॉइंट होता है जिससे अदालतों में उनको रिलीफ मिल जाता है। तो लिहाजा अब वो FIR तो कट गई, उसमें वो ठीक बातें हैं या गलत बातें हैं या उसमें कोई कमज़ोरी है, अब उस पर तो बहस नहीं की जा सकती, तो कट गई है। लेकिन एक चीज़ देखें कि जब ये FIR कटी है, जब बलाज कत्ल हुआ है, तब किसी के वहमो गमान में भी नहीं था। पहले दिन से एक नाम आ रहा था, नामजद भी कर दिया गया था कि जी TV भट्ट ग्रुप, होगी भट्ट ग्रुप इसमें मुलव्वस है, लेकिन ये चीज़ तो शॉकिंग थी हर शख्स के लिए कि इसमें कौन कौन मुलव्वस निकलेगा। खुरम भाई, इसमें जो है ताकतवर लोगों को भी हम जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। अब लोगों को हम कुछ ऐसी कोई नई बात बता दें, कोई प्रेडिक्शन कर दें अपने तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए, क्या हालात जो है ना अभी बनने जा रहे हैं। लाहौर में अमन होने जा रहा है, पुलिस मुकाबले स्टार्ट होने लगे हैं, शूटरों के ख़िलाफ़ कोई बड़ा ऑपरेशन होने लगा है। इस दुश्मनी के बारे में क्या होगा, आप अपनी छोटी सी राय दें, फिर मैं भी लोगों को बताता हूँ। देखिए, अब तक के जो मामला सामने आए हैं उसमें सोच और तोक़ात से बढ़कर पुलिस ने काम किया है। शायद इतना इसको इस गहराई से
नहीं सोचा जा रहा था कि पुलिस इस लेवल पर जाएगी और कौन कौन से शिकार इसमें से निकाल लेगी। वो खैर निकल आए हैं। जहाँ तक रही बात इस मुकदमे के एंड की, तो सर जी वही आपकी बात है, जो बेस बनी है, जो एफआईआर बनी है, मुकदमे का एंड तो उसी पे होना है ना। वो कानून ने फैसला करना है, पुलिस नहीं करेगी तो अदालतें करेंगी। अब वो पुलिस अपनी तफ्तीश में क्या करती है या उसके बाद अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं, वो तो कुछ भी कहना कबलज़ वक्त होगा। रही बात शूटर्स की, तो कुछ अर्सा से जो एक कार्रवाइयाँ थम गई थी कि अभी काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं कोई पुलिस मुकाबला नहीं हो रहा था, लेकिन ज़राए अब इस बात के अमकानात को ज़ाहिर कर रहे हैं। निशाने इबरत बनाने के लिए इस बारे में सोचा जा रहा है, तो इम्कानात हैं कि कुछ पुलिस मुकाबले मुस्तकबिल में मुतवक्को हैं। नादरीन, आप यकीन करें कि अब बड़े हाई लेवल पे जो है ना एक मीटिंग हुई है जिसके अंदर बड़े दबंग पुलिस अफसरान, जिनमें अली नासर रिजवी, बिलाल सदीक कमियाना साहब, इमरान किशोर साहब और कैप्टन मलिक लियाकत साहब जो DIG CI हैं, इनकी जो है ना सबकी ज़ेर सदारत जो है पूरी CIA की टीम को और जितने मंझे हुए अफसर लाहौर में काम कर रहे हैं इनको इकट्ठा करके एक मीटिंग हुई है। और उसमें ये तय पाया गया है कि जो रिकॉर्ड याफ्ता शूटर, जो बाकायदा जिनके ऊपर छाप लग चुकी है कि ये लोग शूटर थे, उनको पुलिस ने उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और मैं दावे के साथ आपको ये बात कर सकता हूँ, इस केस में जो है ना बलाज वाले में मेरा तो जो फिज़िकली जो तजर्बा हुआ है, जो मैंने देखे हैं हालात, FIR को पढ़ा है, अभी तक की तफ्तीश को देखा है, पुलिस जितना मर्जी इनको गुनाहगार कर ले, मेरी प्रेडिक्शन आपने याद रखनी है, जो मर्जी इनके ऊपर पुलिस डाल दे, हर मुलज़म जो है ना वो अपनी अपनी जगह महफूज है। मीन्स शूटर मर गया, हैंडलर, सहूलतकार, बैरून मुल्क लोग जो है ना वो हैं, पुलिस जितना मर्जी इनको फिट कर ले, इस रास्ते में जो मर्जी कर ले, लेकिन कोर्ट इनको रिलीफ दे देगी, एक बात। और दूसरी बात यह है कि ये जो शूटर का लफ्ज़ जो है ना, ये सारी पुलिस के लिए जो है ना चैलेंज बन गया। अब जो है मैं बात आपको जो करता हूँ किसी तजर्बे की बेस पे मैं आपसे जो है ना शेयर करने लगा हूँ, वो क्या कि जिस वक्त भी लाहौर शहर के अंदर जो है ना पुलिस मुकाबलों का जोर हुआ है ना, उसी वक्त जो है ना जराइम की रेशो नीचे आ गई है। लाहौर शहर का मिजाज ही कुछ इस तरह का है, यानी कि यहाँ पे डंडे के साथ जो है ना हालात को कंट्रोल किया जाता है, और हालात जो है ना इस वक्त बड़े बड़े ख़तरनाक हुए हैं। और आप देखिएगा 2, 3, 4 दिन के अंदर अंदर जो है ना हाई लेवल पर पुलिस मुकाबले स्टार्ट हो गए, और इसको खुश आइंद जो है ना करार दें आप इसको ये ना कहें कि ये गलत होने लगा है। अगर ऐसे इक़दाम की आप जो है ना मजम्मत करेंगे ना, तो आने वाले वक्त में कोई बंदा भी महफूज नहीं। नाज़रीन, ये आपस की बातें थी, आप लोगों से जो हालात व वाक़यात अभी तक जो इस केस की तफ्तीश जिस तरफ भी जारी है वो सब बातें आपसे शेयर कर दी हैं। प्रोग्राम के मतलब आपने ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।